नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। यूपी में चौथे चरण के तहत 9 जिलों में आज मतदान जारी। इसी बीच खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है। यूरोप में इन दिनों सामरिक हालातों के बीच दुनिया की नजर अब एशिया के रुख पर है। विशेष रूप से विश्व की दो महाशक्तियां रूस व अमेरिका भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी भले ही भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ 7% हो, लेकिन भारत की 16% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव कम भी नहीं हुए हैं कि इधर इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। 1 बजे तक 37.35% मतदान हो चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कई जगह फर्जी मतदान का आरोप भी लगाया है। उन्नाव में ईवीएम खराबी, मतदान बहिष्कार के बीच सुबह 11 बजे तक जनपद में लगभग 22% मतदान हो चुका है। शहर से गांव तक मतदाता जो है वोटिंग को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। अभी तक के चुनाव को देखते हुए अधिकांश विधानसभाओं में सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ बूथों पर बसपा और कांग्रेस भी फाइट में दिख रही है। हालांकि वोटर पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। उन्नाव में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब होने से मतदाताओं में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने जो है 2 घंटे के बाद मशीन उनकी सही नहीं हो पाई और ईवीएम खराब होने के कारण मतदाता मतदान नहीं कर पा रहे हैं। सदर विधायक सहित अनेक लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में चौथे चरण के तहत 9 जिलों के आज मतदान जारी। इस बीच खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है, जिसके बाद वहां करीब 2 घंटे तक मतदान पर रोक लगी रही। लखीमपुर खीरी के प्रधान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉकपॉल के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी। इसको लेकर मतदान 2 घंटे बाधित रहा। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार सदर और सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर नई ईवीएम मशीन दी है और इसके बाद 8:55 पर दोबारा मतदान जो है उनका सुबह शुरू हो पाया। प्रदेश में चौथे चरण के दौरान बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और उन्नाव मतदान हो रहा है। यहाँ की 59 सीटों पर कुल 624 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिछले बार इनमें से 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, जबकि 1 सीट पर अपना दल ने कब्जा जमाया हुआ था। अन्य 8 सीटों में 4 पर सपा जबकि 2-2 सीटों पर कांग्रेस और बसपा ने जीत हासिल की थी। यूरोप में इन दिनों सामरिक हालातों के बीच दुनिया की नजर अब एशिया के रुख पर है। विशेष रूप से विश्व की 2 महाशक्तियां रूस व अमेरिका भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन मसले पर भारत उसके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन रूस ने भारत को अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला दिया है। दरअसल यूक्रेन मसले पर आक्रामक हो चुका रूस जो है वो इन दिनों कई बड़े आर्थिक व व्यावसायिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पश्चिमी देश उस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस बीच रूस ने भारत के से साथ देने की अपील की है। दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने बुधवार को जारी एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफ में कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी साझेदारी उसी स्तर पर आगे भी जारी रहेगी जैसे कि वर्तमान में है और विशेष रूप से दिसंबर 2021 में हाल के रूसी भारतीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के परिणामों पर एक नजर डाली जाए। हमने रक्षा क्षेत्र में 10 साल के सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे पास एक बड़ी पाइपलाइन योजना भी है। हमें पूरा विश्वास है कि सभी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होंगी। यूक्रेन मसले पर अब तक निष्पक्ष रहे भारत ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के नरम बयान पर अमेरिका भी हैरान है। उधर अमेरिकी मैगजीन इंटरनेशनल अफेयर्स ने भारत के स्वरूप पर चिंता जाहिर की है। आर्टिकल में कहा गया है कि एक तरफ यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई की निंदा हो रही है तो भारत इस मामले पर चुप है। दरअसल भारत ने यूएनएससी की बैठक में निष्पक्ष रहते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। भारत ने कहा था कि उसकी प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को पहले निकालने की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में भले ही भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ 7% हो, पर भारत की 16% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। यूपी का विकास देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है और इसलिए विकास के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि यूपी चुनाव के हर चरण में जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी, कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वंशवादी चाहते हैं कि जनता हमेशा ही गरीब बनी रहे, जिससे वो उनके आसपास घूमती रहे, जबकि भाजपा जनता की मुश्किलें दूर करने पर काम कर रही है। इसलिए यूपी की जनता भाजपा को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति के कारण यूपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका, जबकि यूपी देश के विकास को ताकत देता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव कम भी नहीं हुए हैं कि इधर इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह होने की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि सीरिया में कितना नुकसान हुआ है। स्टेट टीवी ने अज्ञात सीरियाई सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि मिसाइलों को सीरिया के इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट से दागा गया था। इसके अलावा पास के शहर कुनेत्रा के आसपास के इलाकों में हमला किया गया था। इसमें कहा गया है कि आधी रात के तुरंत बाद हुए हमले में सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल ने हमले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। गृह युद्ध के पिछले एक दशक में इजराइल ने सीरिया के सरकार नियंत्रित हिस्सों के अंदर लक्ष्य पर सैकड़ों हमले किए हैं, लेकिन शायद ही कभी इस तरह के अभियानों को स्वीकार किया हो। हालांकि इजराइल ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह ईरान संबंध मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाता है, जैसे कि लेबनान और हिजबुल्ला, जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की तरफ से लड़ाई करता है। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया था और बाद में इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। दुनिया के अधिकांश देश इसे मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस क्षेत्र को इजराइल का हिस्सा घोषित कर दिया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। यूपी में चौथे चरण के तहत 9 जिलों में आज मतदान जारी। इसी बीच खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है। यूरोप में इन दिनों सामरिक हालातों के बीच दुनिया की नजर अब एशिया के रुख पर है। विशेष रूप से विश्व की दो महाशक्तियां रूस व अमेरिका भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी भले ही भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ 7% हो, लेकिन भारत की 16% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव कम भी नहीं हुए हैं कि इधर इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5वें चरण के चुनाव के लिए आज अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चलती है। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि सपा, कांग्रेस और बसपा ने जातीय, मत और धर्म की राजनीति की है। सीएम योगी ने कहा कि आज तिलोई को एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है। उस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हम लोगों ने ही किया है। यह मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज राजनीति का आधार जाति और मजहब की जगह नौजवानों को रोजगार, किसानों की खुशहाली आदि बनती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर पहला निर्णय किसानों की कर्ज माफी का हुआ था। हमने अवैध बूचड़खाने बंद किए। हमने प्रण किया कि हम गौ माता को नहीं कटने देंगे। उन्होंने कहा कि हम अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। वे सारा गांव के लिए गौशाला बनाएंगे। योगी ने कहा कि सपा जब सत्ता में आई तो उसका पहला निर्णय आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का था। उन्होंने कहा कि सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करना है। अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का जिक्र करते
करते हुए सीएम ने कहा कि दोषियों में से 9 का संबंध यूपी से है और इनमें से 7 आजमगढ़ से हैं और एक तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सीएम ने पूछा कि आखिर आतंक से जुड़े इस मामले में साइकिल का हाथ क्यों है, आखिर क्यों आतंकी साइकिल से बम लेकर गए थे? क्या अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले बिजली का भी जाति और मजहब हुआ करता था। सिर्फ ईद मुहर्रम पर बिजली आती थी, लेकिन दिवाली होली पर भी ऐसा नहीं होता था। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए भाजपा बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा दावा किया गया है। अमित शाह का कहना है कि किसी भी सर्वे में पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में 2 से 3 दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। अमित शाह ने पंजाब विधानसभा चुनाव को अलग बयान बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों को कोई भी नहीं बता सकता। यह बिल्कुल अलग तरह का चुनाव रहा है। हमें अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि हमें कड़ी चुनौती जो है हमने सभी दलों को दी है। अमित शाह ने गठबंधन के लिए विकल्प खुले रखने के संकेत भी दिए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि सब कुछ नंबर्स के ऊपर निर्भर करता है। पंजाब में 2 से 3 दलों के गठबंधन वाली सरकार बन सकती है और ऐसा इस देश में पहले भी देखने को मिलता रहा है। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव नए सहयोगियों के साथ लड़ा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी लोक कांग्रेस ने 37 सीटों पर मैदान में उतरी है और मतदान होने के बाद से ही शिरोमणि अकाली दल की ओर से बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करने के संकेत भी मिल रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि कृषि कानून का मुद्दा अब हल हो चुका है और उसे बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन विधानसभा में शुरू हुआ। वे बजट को लेकर जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी मैंने आपसे ही बोलना सीखा है। सीएम ने कहा कि कोरोना का असर सभी जगह पड़ा है, लेकिन हमारे सुशासन की तारीफ पूरी दुनिया में की गई है। उन्होंने चिरंजीवी योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का ऐलान किया है। सरकार 10,000 होम गार्ड्स की भर्ती करेगी। ये सरकारी कार्यालयों में तैनात किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए सीएम ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। प्रदेश में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनाई जाएंगी और पुलिस अभय कमांड के कैमरे की संख्या जो है वो 30,000 होगी। कमर्शियल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य कर उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। इसके अंतर्गत 10 से ज्यादा नए थाने खुलेंगे। जोधपुर हाई कोर्ट परिसर में 7 करोड़ की लागत से बार काउंसलिंग के लिए भवन बनेगा। जयपुर के बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, माने सरोवर से 200 फीट जो है बाईपास तक मेट्रो के लिए विस्तार किया जाएगा। आबाबाड़ी से सीतापुर तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। बजट पेश करने के लिए सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे थे और कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी देने के बाद विधानसभा में बजट पेश किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित अन्य विधायक भी विधानसभा पहुंचे हुए थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राकपा नेता नवाब मलिक पर ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुबह करीब 7 बजे मलिक के घर पर छापा मारा, उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी है कि संजय राउत ने कहा है कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई है वह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती हैं। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। नवाब मलिक पर कार्रवाई के बाद एनसीबी चीफ शरद पवार ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उनके खिलाफ भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था। नवाब मलिक पर इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र राकपा प्रमुख जयंत पाटिल भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को बिना किसी पूर्व सूचना की पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाया गया। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में भाजपा नेताओं का पर्दाफाश किया था, इसलिए अब बदला लिया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद गरमाने के बाद शिवमोगा में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के
बाद 2 और आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद शिवमोगा के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद शिवमोगा लाया गया है और कर्फ्यू जो है 25 फरवरी शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेन ने बताया कि हत्या के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्ञानेन ने कहा है कि हत्या व हिंसा को लेकर शिवमोगा के 2 थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोड़े व डोटापेट पुलिस थानों के प्रदर्शन का ऑडिट करने की भी जरूरत है। हमें देखेंगे कि पिछले 5 सालों से इन थानों में कितने पुलिसकर्मी पदस्थ हैं और वे इन 8 गिरफ्तार आरोपियों पर कैसे नजर रखते थे, जबकि उनका बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन घटनाओं को लेकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवमोगा के डीआईजी पूर्व क्षेत्र डॉक्टर त्यागराजन ने कहा है कि शहर में हालात नियंत्रण में है और तेजी से सुधर रहे हैं। पर्याप्त बल तैनात किया गया है। केएसआरपी और आरएफ की 20 बटालियन तैनात की गई हैं। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया था ताकि जनसम्मान में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल किया जा सके। मंगलवार को शिवमोगा के एसपी डीएम लक्ष्मी प्रसाद का कहना था कि 28 साल के अर्सा की हत्या के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। यूपी में चौथे चरण के तहत 9 जिलों में आज मतदान जारी। इसी बीच खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है। यूरोप में इन दिनों सामरिक हालातों के बीच दुनिया की नजर अब एशिया के रुख पर है। विशेष रूप से विश्व की 2 महाशक्तियां रूस व अमेरिका भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी भले ही भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ 7% हो, लेकिन भारत की 16% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव कम भी नहीं हुए हैं कि इधर इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद पोस्टल बैलेट के जरिए अभी भी मतदान का क्रम जारी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने वीडियो जारी कर पोस्टल बैलेट में धांधली की आशंका जताई है। राज्य में मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन कार्यालय में एब्सेंटी मतदाताओं और डाक मतपत्रों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है और इसके बाद मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था, जिसमें किसी सैन्य कैंप में एक आदमी कई पोस्टल बैलेट पर हस्ताक्षर करते हुए एक पार्टी विशेष के प्रत्याशी के नाम के आगे टिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हरीश रावत ने निर्वाचन आयोग से इस वीडियो का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है और इस संबंध में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि एक छोटा सा वीडियो सबकी जानकारी के लिए वायरल कर रहा हूं। इसमें एक आदमी के सेंटर में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटों को टिक कर रहा है, यहां तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा है। उनका एक नमूना देखिए। क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? हालांकि यह वीडियो कहां का है और कब बनाया गया है, यह जांच का विषय है। इसकी जानकारी जो है वो हरीश रावत ने नहीं दी। आर्यन खान ड्रग केस के बाद चर्चा में आए एनसीपी नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने बुधवार सुबह नवाब मलिक के घर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंची और 8 बजे से उनसे अभी तक जो है पूछताछ की और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हवाला मामले में ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों में मलिक का नाम सबसे पहले आया था। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर खुलासा किया था। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदी थी और इसमें एक मुंबई बम धमाकों में भी शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यावसायिक संबंध है। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि सलीम पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी वाले कुर्ला में 3 एकड़ जमीन
सॉलिडस नाम की कंपनी को बेची गई थी, जो नवाब मलिक की कंपनी है। ये कंपनी साहब अली खान के माध्यम से खरीदी गई थी और इन्होंने कहा कि जमीन का सौदा 2003 में हुआ था, तब भी नवाब मलिक मंत्री ही थे। 2019 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस ने आगे कहा कि नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों की कुल 5 ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी है, जिनमें से 4 का संबंध अंडरवर्ल्ड डाउन से है। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग चल रही है। वहीं उन्नाव जिले में सांसद साक्षी महाराज गर्दनखेड़ा मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने सभी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी से अपील की है। सांसद साक्षी महाराज का दावा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। गर्दनखेड़ा मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है वो 2017 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार जो है अपना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से सरकार वो बनाएंगे। हो सकता है कि 350 तक का आंकड़ा चला जाए। प्रदेश में योगी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में हिजाब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुद्दा तो विपक्ष लेकर आया है। कर्नाटक के स्कूल का मामला विपक्ष ने उछाल दिया तो हम लोगों को भी बोलना पड़ा। सांसद ने कहा कि वैसे पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मालूम हो कि साक्षी महाराज उन्नाव से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। कट्टर हिंदुत्ववादी और अपने बयानों को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में जो है वो बने रहते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड के साथ लगते ग्राउंड में बिजली कर्मियों की दूसरे दिन रैली जो है वो जारी रही। इस रैली में हरियाणा के भी बिजली संगठन के कर्मचारी सहयोग देने पहुंचे। चंडीगढ़ प्रशासन की यूनिट पावरमैन यूनियन के साथ नेताओं के साथ बैठक चल रही थी। यहां पर धरना जो में बैठे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन और यूनिट पावरमैन यूनियन के बीच क्या समझौता होता है। इसके बाद हड़ताल समाप्त की औपचारिक घोषणा की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ एस्मा लगा दिया है। इसके बाद पुलिस ने कुछ कर्मचारी नेताओं को नजरबंद कर दिया है। इसमें सुभाष लांबा के अलावा यूटी पावर यूनियन के प्रधान समेत कुछ अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें सेक्टर 22 के सूद धर्मशाला में रखा गया। जानकारी के अनुसार प्रशासन के साथ सुभाष लांबा, यूटी पावरमैन यूनियन के अध्यक्ष ध्यान सिंह और महासचिव गोपाल दत्त जोशी समेत अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता जो है वो कर रहे हैं। मौके पर पुलिस की गाड़ियां, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। हड़ताल के कारण कई इलाकों में अभी तक बिजली नहीं आई है, जबकि कुछ इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति बहाल हो गई। हड़ताल की वजह से चंडीगढ़ में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति करने में जुटा हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया की जीत। अहम भूमिका निभाने वाले सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सूर्य कुमार के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और उन्हें टीम मैनेजमेंट ने टी20 सीरीज के लिए अनफिट बताया है। 31 साल के सूर्य कुमार को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए आखिरी टी20 मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी। सूर्य कुमार को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया था। सूर्या दीपक चाहर के बाद आगामी टी20 सीरीज के बाहर होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में बॉलिंग के लिए रनअप लेते वक्त दीपक की दाई जांग में खिंचाव हुआ था। इसके बाद वह अपने कोटे के 4 ओवर भी नहीं फेंक पाए थे। उन्होंने वापस डगआउट भेज दिया गया था। बीसीसीआई ने सूर्य कुमार और चाहर की चोट को लेकर आधिकारिक पुष्टि कर दी है। हालांकि उनकी जगह रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है। दीपक की गैर मौजूदगी में स्क्वाड में उपकप्तान जसप्रीत बुमराह समेत पहले से कई तेज गेंदबाज मौजूद हैं। ऐसे में बोर्ड किसी और को मौका जो है वो नहीं देना चाहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान जारी। लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में आज वोटिंग हो रही है। यूपी में चौथे चरण के तहत 9 जिलों में आज मतदान जारी। इसी बीच खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है। यूरोप में इन दिनों सामरिक हालातों के बीच दुनिया की नजर अब एशिया के रुख पर है। विशेष रूप से विश्व की 2 महाशक्तियां रूस व अमेरिका भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी भले ही भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ 7% हो, लेकिन भारत की 16% जनसंख्या यहां पर निवास करती है।
यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव कम भी नहीं हुए हैं कि इधर इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है।